GNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी। गवर्नर हाउस पहुंचे तो उनके मीडिया मैनेजर मोहम्मद फजलुर रहमान ने हमारा पुरतपाक खैर मकदम किया। फैसल करीम कुंडी से गुफ्तगू हुई। आप और अली अमीन गंडापुर साहब आपस में रिश्तेदार भी हैं और आप दोनों के दरमियान सियासी तलखी भी बहुत ज़्यादा रहती है, तो फिर सूबे के मामलात कैसे चलाते हैं? ऐसा जितने नज़दीक रिश्तेदार भी नहीं है और दूसरा ये है कि अपनी अपनी पार्टी अपने अपने काम है, अब ज़रूरी नहीं है। तलखी तो उस वक्त होगी जब आप मुझसे सवाल करें, आपको जवाब दे रहा हूँ। अगर आपका इंटरव्यू नहीं होगा, हम ऐसे ही बैठे होंगे तो अपनी गपशप मार रहे होंगे, कुछ सवाल पे जवाब मिलते हैं ना। ठीक है, तो डेफिनेटली ये है कि अब मुझे नहीं पता उनके ऊपर गवर्नर हाउस का कितना साया है। चीज़ें गवर्नर तो सेरेमोनियल पोस्ट होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, उसके पास क्या इख्तियारात होते हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर गवर्नर हाउस इतना हावी है कि ये काम क्यों करते हैं, ये घूमते क्यों हैं, ये लोगों से मिलते क्यों हैं, ये इनका काम नहीं है, ये उनका काम नहीं है। भाई मेरा अपना काम है, बैठा हूँ, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं तो आराम से नहीं बैठ सकता। मैं वो गवर्नर तो नहीं हूँ कि दिन में 3 मीटिंग करके और कंबल ओढ़ के सो जाऊँगा और फिर कभी गोल्फ खेलूँगा और कभी टेनिस खेलूँगा और फिर जो है ये होगा वो। दूसरा, मैंने हमेशा कहा कि सूबे की आवाम की तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए, अमन के लिए मैं हर किसी साथ काम करने को तैयार हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आप करप्शन कर रहे हैं, आप नौकरियाँ बेच रहे हैं, आप लोगों के फ़ंड में खुद बूत कर रहे हैं, तो ये सवालात नहीं होंगे तो फिर कौन करेगा? आपने ख़ुद देखा, एक ज़िला है सिर्फ़ कोहिस्तान पहाड़ के ऊपर, 50 अरब का एक स्कैंडल आया है। इनका अपना स्पीकर कह रहे हैं 50 अरब नहीं है, 700 अरब है। ठीक है, अब एक ज़िला, बाकी ज़िलों में आएगा तो फिर आपको पता चल जाएगा। तो ये तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि जो दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वज़ू करें, हम यही भाषण में देते हैं ना। अब आपको पता चल गया क्या कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि अगर KP में गवर्नर राज लगा तो मैं गवर्नर हाउस पर कब्जा कर लूँगा, फिर गवर्नर हाउस भी हमारा होगा, वज़ीर आला हाउस भी हमारा होगा। अगर ऐसी सूरत हाल बनी तो आप क्या करेंगे? देखिए, पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नर रूल के इतने हक़ में भी नहीं है, हम और आइन में इसकी शिक मौजूद है, और कभी अगर लगा तो मैं उसको वेलकम करूँगा। मैं ये देखें, हमारे इलाके का बंदा, ये डायलॉग पंजाब में, सिंध, इस्लामाबाद में चल सकते हैं। ज़रा इधर आके तजर्बा तो कर लेना, पता चल जाएगा। गंडापुर साहब तो ये कहते हैं कि मुझे वहाँ से फसलें भी नहीं तालिबान उठाने देते, तो क्या अपने इनके इलाके में रिट नहीं है तो बाकी सूबे में क्या हाल होगा जी? अगर वज़ीर आला के अपने घर में ये हाल है। ख़ुद बेबसी का इज़हार कर रहा है कि मैं अपनी फसल नहीं उठा सकता हूँ, मुझसे मतलब कि वो सूबे में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं तो नहीं कहता हूँ, उनके यहाँ लोकल ग्रुप की, और जो वज़ीर आला ख़ुद कहता है कि मैं अपना ज़िला नहीं संभाल सकता हूँ, तो आपने उसको सूबा दिया हुआ है। और 2013 में एक पुरअमन सूबा इनके हवाले किया गया था। आज सूबे की जो सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर की, इन्हीं लोगों की वजह से। हेल्थ का निज़ाम जिसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट PTI लेती है, आपकी उसके बारे में क्या राय है? किस हद तक यहाँ पे लोगों को इलाज मुआवजे की अच्छी सहूलियात दस्तयाब है? देखें, पहली बात तो यह है कि मैं कोई बड़े दावे नहीं करता हूँ। ये फ़ैसला कर लें कि ये किसको जज बनाना चाहते हैं, किससे मुवाजना कर, मीडिया के अपने एंकर्स ले लें, मीडिया के लोग ले लें जो इनके चहते हों, और वो सिंध का और KP का हेल्थ सिस्टम स्टडी कर लें और देख लें क्या चीज़ें। बाकी सूबे भी छोड़ दें, चलो पंजाब भी आप डाल दें, बलूचिस्तान में एक ऑफ एंड ऑन हुकूमतें चेंज होती रही किसी, और जहाँ अब तो मतलब है कि हमने तीसरी दफ़ा हमारी हुकूमत है सिंध में, फॉर एग्ज़ाम्पल इनकी भी हुकूमत है, पंजाब में भी चीज़ें। आप सिर्फ हेल्थ का निज़ाम देख लें कि हेल्थ में सिंध ने क्या किया और इन्होंने क्या किया। इन्होंने तो तबाह किया, इन्होंने तो MTI सिस्टम लेके आके यहाँ पर किसी गरीब को मुफ्त दवाई नहीं मिल सकती, ऑपरेशन मुफ्त नहीं हो सकता, और जो हमारा सिस्टम चला रहा है हेल्थ का, वो अमेरिका में बैठ के जूम के ज़रिए चलाते हैं। नौशरवान बरकी साहब जो इनके रिश्तेदार हैं, इमरान खान साहब, अभी किसी और का रिश्तेदार अगर अमेरिका में बैठ के चला रहा होता तो इनको बड़ी तकलीफ़ होती। इनका रिश्तेदार चला रहा है तो ये क्यों कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इनकी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि वो खान का रिश्तेदार है। PTI क्लेम करती है कि उन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स की हैं इस सूबे में, और उनको 12-13 साल से इस सूबे में उनकी हुकूमत भी है। तो पुलिस रिफॉर्म्स के नतीजे में यहाँ पे अमन व अमान की क्या हालत है? देखिए, तबाही की है, कोई रिफॉर्म्स नहीं किए हैं। मैं पुलिस को यहाँ पे मुलज़्ज़म नहीं ठहरूँगा। आप कहेंगे पुलिस की लॉ एंड ऑर्डर क्या? देखिए, आप मुझे बताएं कि आप मुझे कहें कि आप हाथ पाँव आपके मैं बांधता हूँ और आप लड़े, अब ऐसे लोगों के पास जिसके पास जदीद असला हो। 1% ऑफ NFC अवार्ड प्रेस साहब ने KP को तोहफ़ा दिया था, आज तक वो चल रहा है, और वॉर ऑन टेरर के लिए था। हमारी पुलिस की तनख्वाह सबसे कम है, बुलेट प्रूफ जैकेटें, गाड़ियाँ नहीं हैं, असला नहीं है, हमारे पास कोई लैब नहीं है, फोरेंसिक लैब नहीं है, ठीक है।
आप मुझे बताइए हम फिर क्या किए इन पैसों। और ये पुलिस दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ आज से नहीं लड़ रही है, सालों साल से लड़ रही है। ठीक है, आप हमारे जो दहशतगर्द हैं या जो भी आप कहें उसको, उन के पास जो असला है वो जो नेटो फोर्सेस जंग हार के गए हैं, जो अपना गन छोड़ के गए हैं, वो आपके स्नाइपर्स हों, थर्मल हों, नाइट विजन उनके पास वो हैं, और हमारी पुलिस उनके मुकाबले में निहत्ती लड़ेगी। ये जो खबरें आती हैं कि अक्सर दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ पे रात को थाने बंद हो जाते हैं और सड़कों पर अमलन ख्वारिज का राज होता है, क्या ये खबरें दुरुस्त हैं? पहले ये था कि शर्म होती थी शाम के बाद, अब असर के बाद होता है। ठीक है, लेकिन ये ऐसे नहीं है। मैं एक समझता हूँ कि मेरी पुलिस बड़ी कॉम्पिटेंट पुलिस है, बड़ी बहादुर पुलिस है, कि वो नहीं है कि वो थाने बंद करके चले जाते हैं, मौजूद होते हैं, लड़ते भी हैं। अपने वसाइल के तक लड़ेंगे ना, रोज़ाना शहीद हो रहे हैं। हालिया पाक भारत जंग हुई है, नून लीग इसका सारा क्रेडिट नवाज शरीफ को देती है, क्या आप भी उनको क्रेडिट देते हैं? देखिए, मैं नवाज शरीफ साहब को मैं सबसे पहले जो अपने मुसल्लह अफवाज के उन बहादुर सिपाहियों को दूंगा जो फ्रंट लाइन पे लड़ रहे थे, जो आपके चौकियों पे खड़े हैं, जिनके ऊपर मैं वो हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल साहब थोरी साहब के बेटे जो शहीद हुए थे 7 साल, मैं उसके जनाजे पे गया, उनकी फैमिली, उसके बेटे के साथ जो वो वाक़या हुआ, बड़ा अफसोसनाक और दर्दनाक वाक़या था। उसके बाद जो हमारे सिविलियन, हमारे पुलिस के नौजवान शहीद हुए जो फ्रंट लाइन पे दिन रात जाग रहे थे। उसके बाद देखिए, मैं उन पॉलिटिकल फोर्सेस को जिन्होंने इसमें अपना रोल प्ले किया, उन सबको मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो है मैं समझता हूँ कि हमारी एयरफोर्स को जाता है। ठीक है, अगर आप नंबरिंग करेंगे तो जिन्होंने अपने डिफेंस में 5-6 जहाज़ गिरे, और उसके बाद जो है आप देखें कि फिर अब अपने आर्मी चीफ को इसलिए दूंगा, जिस तरीके से उन्होंने उसको देखा, फिर उसके बाद हमारे जो मिसाइल अटैक हुए हमारे एयर बेस पे भी किया, और उसके बाद जब उन्होंने कहा था जब हम रिप्लाई करेंगे अपने टाइम पे करेंगे, हुकूमत को ऑन बोर्ड लिया, हुकूमत ने उनको अथॉरिटी दी, आपस में कोऑर्डिनेशन थी, तो उनको जवाब मिल गया कि हमने क्या रिस्पॉन्ड किया। उसके साथ साथ मैं कहता हूँ कि देखें, वो तो खैर हर पार्टी का बंदा बोले कि मेरे लीडर की वजह से जंग हम जीत गए, लेकिन अगर आप देखें तो उस वक्त अगर ग्राउंड में मौजूद थे इंटरनेशनल मीडिया को फेस करने के, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब थे। उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जो लड़ा, उनके चैनल्स पे जो उन्होंने दलील और दलाइल दिए, तो सबके सामने थे, आप भी देख रहे थे, दुनिया भी देख रही थी क्या क्या थे, और आज उसी की वजह से हुकूमत ने उनको इसीलिए चुना कि आप जाएँ, लीड करें हमारा डेलीगेशन बैरूनी मुल्क। जब से मैं गवर्नर बना हूँ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने केपी का दौरा नहीं किया, जब हमने ये शिकवा किया तो शहबाज साहब का क्या जवाब आया? मैंने उनको 2-3 दफ़ा दावत दी, मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर हैं और ये चीज़ जो है वो आप अच्छी बात है, आप हर वीकेंड पे या जब भी आप लाहौर जाते हैं, बिल्कुल आपका होम टाउन है, आप उधर भी जाते हैं, क्या नाम है, कराची भी जाते हैं, आप बलूचिस्तान भी जाते हैं, अच्छी बात है आप जाया करें। लेकिन केपी के लोगों को भी क्या, इसमें नहीं कि पीटीआई की हुकूमत है तो आपने ठेके पे दे दिए पीटीआई को, सुबह पीटीआई ने मिलिटेंट्स को दे दिया और आपने पीटीआई को ठेके पे दे दिया, तो हम आपको डिफेंड नहीं कर सकते। जब लोग हमसे पूछते हैं कि वज़ीर आज़म साहब क्यों नहीं आते, कब तक डिफेंड करेंगे, तो नहीं, आप आए या विज़िट करें। अब मतलब है कि आप गवर्नर हाउस आपका नुमाइंदा बैठा है, आप हमारे पास नहीं, आप अमीर मकाम साहब के पास चले जाएँ, आपकी सूबाई सदर है, आपके वफाकी वज़ीर है, सरदार यूसुफ साहब हैं, आपके वफाकी वज़ीर हैं, आप उनके पास चले जाएँ। ज़रूरी नहीं कि आप कहें कि जी मैं गवर्नर हाउस नहीं आना चाहता, ऐसी बात तो नहीं, लेकिन मैं ऐसी मज़हब का, तो यहाँ पर चीज़ें हैं, यहाँ पर आपकी पार्टी के MPs मौजूद हैं, अपोजिशन के MPs मौजूद हैं, उनको मतलब है कि आप एंगेज करें। सियासी गुफ्तगू तो सर चलती रहेगी, अब थोड़ा माजी का सफ़र करते। बचपन कहाँ गुजरा, कैसा गुजरा? बचपन तो मेरा गुजर है अभी। हम बचपन की बात भी कर रहे हैं। बचपन भी नहीं है अभी। कराची में इनिशियली दिन गुजरे, फिर डेरा इस्माइल खान में जो मेरे वालिद साहब पॉलिटिक्स में आ गए तो मैं डेरा इस्माइल खान शिफ्ट होना पड़ा। फिर मैंने लंदन में अपनी जो है एजुकेशन लॉ डिग्री की, और फिर उसके बाद मैं पॉलिटिक्स में आ गया, तो बस सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, बचपन लड़कपन सब कुछ ऐसे चलता रहा। बचपन में शरारती थे या खामोश तबा? खामोश था बस, शरारत नहीं। अभी शरारतें करते हैं, उस वक्त नहीं करते। सियासत में कैसे आ गए? ख़ानदानी कोई दबाव था या अपना शौक? नहीं, मेरा अपना शौक़ था, कोई ख़ानदानी दबाव था। मेरे वालिद साहब 2 दफ़ा चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल डेरा इस्माइल खान के रहे, फिर MNA रहे। मुझे खुद शौक़ था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ। मैं कॉलेज PSF में भी था, उसके बाद जब बाहर पढ़ने के वापस आया तो मेरा यही था कि मैंने सियासत में करना है। ऐसे मेरे नाना भी भुट्टो साहब की फ़र्स्ट कैबिनेट में इस्टेब्लिशमेंट के वज़ीर थे, मेरे दादा भी थे MPA थे,
उसके बाद मेरे वाले साहब जो थे वो KP असम्बली के सबसे पहले डिप्टी स्पीकर थे 1932 में। 1932? हाँ, फर्स्ट असम्बली जो थी हमारी लेजिस्लेटिव असम्बली ऑफ NWFP, उसमें जो है वो ही वॉज बैरिस्टर एट दैट टाइम, तो वो उसमें थे। यही जो है वो फिर जिस घर में इंजीनियर होते हैं इंजीनियर पैदा होते हैं, जिसमें डॉक्टर होते हैं डॉक्टर पैदा होते हैं। तो मेरा अपना शौक़ था। फिर मेरे वालिद साहब मैंने रहे मोहतरमा शही के साथ। मैं ख़ुद अभी चेयरमैन बिलावल के साथ हम काम करें। मेरा छोटा भाई MPA है इस वक्त भी, पार्लिमानी लीडर हमारी पार्टी का KP असम्बली में, पिछली दफ़ा भी थे दूसरे। तो बस वो पॉलिटिक्स का शौक़ है बस। ये चीज़ पॉलिटिक्स जो है कोई भी फील्ड हो, आप शौक़ के बगैर नहीं, मजबूरी के तहत आप कोई नहीं कर, जो मजबूरी के तहत कहते हैं वो नाकाम ही रहते हैं। तो आपके अपना शौक़ ना हो तो फिर आप नहीं कर सकते। आप दिहाइयों से बल्कि शुरू से ही पीपल्स पार्टी के साथ हैं। उस दौरान बहुत से उतार चढ़ाव भी आए होंगे, बहुत सी पार्टियों ने आपको ऑफ़र भी की होगी, तो कभी पार्टी बदलने का ख्याल नहीं आया? कभी सोचा भी नहीं। होते हैं पार्टी में उतार चढ़ाव आए हैं। हम 2002 में मैं इलेक्शन लड़ा, फिर 8 में हमारी हुकूमत थी, उसके बाद उतार चढ़ाव पार्टी में चलता रहा। देखिए, ख़ानदानों पे भी कौम पे भी मुश्किल वक्त आते हैं। तो मेरे ख़ानदान पे अगर मुश्किल वक्त आ जाएगा या कौम पे, तो मैं अपने कौम का नाम तो तब्दील नहीं कर सकता। पॉलिटिक्स भी एक फैमिली है, और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जिसमें हमारा जो है लीडरशिप के साथ एक ऐसा रिश्ता होता है जैसे एक फैमिली वो होता है। बाकी पार्टियों में शायद होगा, लेकिन इतना साल गुजारने के बाद पार्टी में और चेयरमैन साहब के साथ काम करके, बिलावल साहब के साथ, कभी हमने सोचे नहीं कि पार्टी हम चेंज करें। ठीक है, जिन्होंने पार्टियाँ बदली उन्होंने कौन से मतलब है कि तीर चला ली। जो मतलब मैं समझता हूँ कि जो एक जगह पर मैं समझता हूँ कि चीज़ अच्छी होती है, लोग इक़्तिदार के लिए मुख्तलिफ़ पार्टियाँ बदलते हैं। आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी रहे, उनकी कुछ यादें शेयर करें। देखिए, मुझे ज़्यादा वक्त उनके साथ नहीं जो है वो मिला काम करने का। जब हम स्टूडेंट थे लंदन में तो उस वक्त अज़ाइल में थी, तो यूनिवर्सिटीज़ में जब आती थी लेक्चर्स होते थे तो हम उनके लेक्चर भी सुनते थे। कभी कभार मीटिंग्स भी हो जाती थी, मुलाकातें भी हो जाती थी, चीज़ें भी हो जाती थी। वो उनके तो यादगार लम्हा मुझे उस वक्त था जब मैं 2002 में लंदन से पढ़ के आया, तो जब हमारे टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ हो रहे थे, तो मैं कहा जी मैंने MPA का इलेक्शन लड़ना है, पहला इलेक्शन है इतना वो। तुम उन्होंने कहा नहीं, आपके वालिद साहब मैंने के लड़े हैं, ये है तो आप लड़ें। मैंने का इलेक्शन मौलाना फजल रहमान साहब के ख़िलाफ़ मैंने लड़ा था। मैं कहा ठीक है, पार्टी फैसला की तो मैं लड़ूँगा। फिर जब 2008 में जैसे मैं इलेक्शन ख़त्म हुआ, उन्होंने मुझे दुबई बुलाया, मुझे पार्टी का डिवीज़न सदर बनाया। उस वक्त मैंने पार्टी में सबसे ज़्यादा वोट लिए थे पूरे सूबे में, बड़े कम मार्जिन से मैं आ रहा था। 2008 का इलेक्शन आया तो जब हम इंटरव्यूज़ कर रहे थे तो मैं मौजूद मैंने कहा मैंने वर्क किया चीज़ें, मुझे ये है कि मैं इंशाल्लाह बहुत मार्जिन से मैं इलेक्शन जीतूँगा। तो उन्होंने कहा देखें, इस वक्त आपके सूबे में MMA की हुकूमत गुजरी है, इलेक्शन आ रहा है, तो मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहती हूँ कि जहाँ पे हेड ऑफ़ द पार्टी, जो कि जहाँ पर आप कहें कि जो उस वक्त तो ये MMA के पार्टी का हेड था, और जहाँ पे आप कहें कि ऐसे लोग थे, मुल्लास की हुकूमत थी, उनके हेड को मेरे यंग एजुकेटेड बंदे ने हराया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई। मैं कि इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं इंशाल्लाह उनको हराऊँगा। फिर मुझे उन्होंने कौमी असम्बली की टिकट दी। 1-2 दफ़ा इलेक्शन के दौरान भी उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि मैंने इलेक्शन कैंपेन के लिए अगर कोई जलसे के लिए आना तो आप मुझे बताएं। तो मैं कहा नहीं, हम बड़े स्मूथ उस पर जा रहे हैं, तो जलसे के बगैर भी, आपकी आमद के बगैर भी हम इलेक्शन जीत सकते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है यहाँ पे कि हम आपको डी खान को कहें कि आपने डेफिनेटली करना है। तो शहादत से एक दिन पहले भी ऐसी यही बात गुफ्तगू हुई कि हम वो KP की विजिट पे थी, अगर आपने उससे पिंडी से एक दिन पहले गालिबन वो पेशावर या नौशहरा में थी ऐसी थी, और मैंने कहा जी नहीं, हम वी आर कम्फर्टेबल। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो ये मतलब है कि वो जीत और वो चीज़ उनकी मतलब है कि वो फिर उनकी शहादत हुई। और फिर प्रेसिडेंट साहब आए जब उन्होंने पार्टी संभाली, और इलेक्शन के दौरान ही थी, काफ़ी अप्रोच हुई कि जी कैंडिडेट हमें विड्रॉ कर दिया जाए, चीज़ें हो जाए पार्टी के। तो प्रेसिडेंट साहब ने कहा जो मोहतरमा शही के जो फैसले हैं उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता बाद में। तो ये उनके लिए बड़ा था कि उन्होंने पार्टी के, उनको बड़ा अप्रोच किया बाकी पार्टियों ने कि जी आप, हम कोई एग्रीमेंट करते हैं कि पार्टी लीडर्स के मुकाबले अपने कैंडिडेट विड्रॉ कर लें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप करें जो भी है, लेकिन वी विल नॉट कम्प्रोमाइज़ ऑन डी खान। तो ये चीज़ें, तो बस फिर हम, ये उनकी बड़ी बात थी कि उस स्टैंड लिया, जरदारी साहब ने भी, मोहतरमा शहीद ने भी। तो ये मेरे उनके लिए बड़ी मतलब है कि मैं समझता हूँ कि मेरे लिए यादगार उनका हुआ है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और बिलावल भुट्टो जरदारी में कौन सी आदात और खूबियाँ कॉमन हैं? बहुत सी चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि जो सीनियर लीडरशिप में बताती है कॉमन है। बिलावल साहब बड़े मिलनसार बने, और बहुत ही मतलब है कि फ्रेंडली है, और जब आप ऑफ द रिकॉर्ड मतलब है कि मीटिंग से बैठे उनके साथ जो आप बातचीत करते हैं, मशावरत करते हैं, बड़े तहम्मुल से सुनते भी हैं, तनकीद भी सुनते हैं, बर्दाश्त भी करते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश भी करते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि मोहतरमा शहीद और बिलावल साहब की उसमें फ़र्क ये था कि अब
लोग मिलने आते हैं तो कोई कहता है जी बीवी मेरे घर 2 दफ़ा आई है, 3 दफ़ा ये आई। तो जब चेयरमैन साहब पूछेंगे यार इतने जगहों पे कैसे, उस वक्त तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं था। अगर वो पेशावर से GT रोड पे निकलती इस्लामाबाद जाती तो रास्ते में 5 स्टॉप भी कर जाती। हालात जब ख़राब थे उस वक्त भी नौशहरे में उतर के बाज़ार से फूड लेना शुरू कर दी। तो इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल है कि आप मतलब है कि ओपनली घूम नहीं सकते, किसी के दुकान में बैठ के चाय नहीं पी सकते, किसी के साथ मतलब है कि आप रह नहीं सकते, बहुत सी प्रॉब्लम। अगर वरना अगर रास्ते में अगर 15 शहर आते तो शायद वो 15 में से 7-8 शहरों में स्टॉप भी हो जाता था। तो ये बड़ा जो है वो होता था। और कम्युनिकेशन, इसीलिए फिर कम्युनिकेशन गैप भी लीडरशिप दे रहा था। लेकिन जब बिलावल साहब जब बने वज़ीर ख़ारजा तो गैप इसलिए ख़त्म हो कि वो हर वक्त वो मीडिया में मौजूद होते थे और पाकिस्तान का जब मुकदमा लड़ते थे जिस फोरम पर लड़ते तो आप उसको चैनल्स पर देख रहे थे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मुतबादल के तौर पे भी पोर्ट्रेट किया जाता है, उनका कंपैरिजन किया जाता है। आपकी क्या राय है? करने दें, अगर आप लोग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हर किसी की जगह कोई नहीं ले सकता। अगर आप कहें कि जी वो ऐसे है तो मैं नहीं समझता कि मोहतरमा के जो है वो कोई भी किसी तरीके से भी कंपैरिजन हो सकते हैं, लेकिन मोहतरमा की जगह कोई नहीं पकड़ सकता। ऐसी बात है तो वो तो मतलब है कि उनकी अपनी एक उनकी पार्टी है, उनके जो लोग हैं वो कह सकते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फ़ैसला करने वाले तो अवाम ही है ना, उन्होंने फ़ैसला करना है कि वो कंपैरिजन उसका है मुतबादल है नहीं। आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी कभी आपको वज़ीर आज़म बनती हुई दिखाई देती हैं या एटलीस्ट वज़ीर आला सिंध? आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहबा का एक पॉजिटिव चीज़ मैं कहूँ या जो एक चीज़ है कि वो ये है कि वो हमेशा अपने भाई को उसके साथ चलती है। उसके अगर मैं भी बोलूँ ना कि मैंने ये कर ले मेहरबानी तो कहते नहीं चेयरमैन साहब से बात करो, वो मुझे कहें। तो मैं समझता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट तो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं और उसके बाद फिर उन्होंने डिसाइड करना है कि वो CM सिंध बनेगी या नहीं। मेरा ज़ाती ख्याल है कि शायद वो ना हो। बहुत से लोग हमेशा कहते हैं जी फरियाल तालपुर साहब शायद CM सिंध बन जाएंगी, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा कि नहीं मैं पार्टी के लिए टाइम दे रहा हूँ चीज़ें। तो पार्टी लीडरशिप ने डिसाइड करना है कि किसको CM बनाना है, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि शायद वो ना हो। बाकी आप देखें कि इस वक्त वो मौजूद हैं असम्बली में, जिस तरीके से वो वहाँ पर बैठ के कंडक्ट करते हैं, उनके कॉलिंग अटेंशंस होते हैं या जिस तरह की स्पीचेस करती हैं वो भी आपके सामने हैं। अब मैं नहीं कहूँगा कि वो उसका मैं कंपैरिजन मोहतरमा शरीफ के साथ करूँगा, लेकिन आप फिर दोनों मरियम साहिबा का और आसफ़ा साहिबा का फिर कंपैरिजन कर लें तो आपको वेट पता चल जाएगा। किसका वेट, आपको किसका वेट ज़्यादा नजर आता है? हर किसी के अपने। अगर मैं बोलूँगा कि आसफ़ा भुट्टो साहिबा का ज़्यादा है तो आप बोलेंगे क्योंकि आपकी पार्टी में तो हैं, लेकिन वो देखें कि वो जिस एज में भी है, यंग एज में भी है, लेकिन उसकी अगर आप ड्रेसिंग और उसका आप जिस तरीके से अपने आप को कैरी करती हैं अपनी वालदा की तरह बड़े सिंपल और उसके साथ, वरना तो वो भी मतलब है कि डिज़ाइनर कपड़े और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो हमको दे दें, लेकिन बड़ा सिंपल देखें उनका वो होता है बिल्कुल अब मिलनसार है, कोई वो नहीं है। एक राय है कि 9 मई के वाक़े के बाद खान साहब की मकबूलियत में इजाफा हुआ है, क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। 3-4 दफ़ा हमारे सूबे के लोगों ने इस्लामाबाद पे चढ़ाई की, सरकारी PTI ने। आप मुझे बताएं, आप लाहौर से हैं तो कितने जुलूस आए थे लाहौर के? सिंध और बलूचिस्तान से कितने हैं? तो किधर है वो पार्टी? जब इमरान खान को सज़ा हुई और बुशरा बीबी को हुई, हमारे पड़ोस में तो मिठाई तकसीम हुई बुशरा बीबी की गिरफ्तारी पे, क्योंकि यहाँ पे बड़े उन्होंने तंग किया हुआ था हमारे CM साहब और उनकी टीम को। एक साइकिल का टायर भी किसी ने जलाया नहीं, वहाँ पे तो हुकूमतें खिलाफ थी ना, इसलिए उन्होंने जुलूस निकलने ही नहीं दिए। नहीं, अच्छा तो बाकी पार्टी निकलते नहीं थे, हमारी भी हुकूमतें थी। भुट्टो साहब को जब वो देखें फांसी हुई थी तो लोग नहीं निकले थे। देखें तब्दीली और इनकलाब और इसमें तो कुर्बानी देनी पड़ती है ना, खून बहाना पड़ता है ना, बर्गर नहीं खाने पड़ते ना, या थाने में बोले पंखा नहीं चल रहा था, मुझे गर्मी लग रही थी, इनकलाब में AC कमरे में लेके आऊँगा या आऊँगी जो भी है, तो कुर्बानी देनी पड़ती है उन चीज़ें, फिर कुर्बानी देना। और दूसरी बात यह है कि निकलने नहीं तो नहीं निकलेंगे। बात यह कि आपके तो काफ़ी जो है हमारे आपके जो लोग हैं क्या कहते हैं एब्सकॉन्डर्स जो हैं यहाँ पे हमारे CM हाउस में छुपे हुए हैं, जो बड़े बड़े भाषण देते थे कि हम नज़रियाती हैं, मुख्तलिफ़ पार्टियों के नज़रियाती थे, आज PTI के नज़रियाती हैं। और फिर बताएं कि आपने निकलने नहीं दिया, तो कहीं पे तो कोई टायर तो जला लेते कि इमरान खान को सज़ा होगी हम टायर जला रहे हैं, एक टायर भी नहीं जला, साइकिल का टायर तक नहीं जला कि हमने एहतजाज किया। कोई प्रेस क्लब के बाहर कोई पुरअमन एहतजाज कर लेते, वो भी नहीं हुआ। और यहाँ पर तो जो जुलूस है ना वो तो जो है ना ये फ्रेंडली मैच होता था ना। आप मुझे बताएं यहाँ से जब जुलूस जाते थे, नहीं आने देंगे, कत्लो गारत हो जाएगा, खून बह जाएगा, फलां हो जाएगा, ढिंग हो जाएगा, 4-5 दिन पहुँच जाते थे। जब पहुँच जाते थे तो उनको कहते थे कि ये दामन का रास्ता है, इससे आप निकल जाएँ, जो इस्लामाबाद में उनके सहूलतकार हो। मतलब पूरे इस्लामाबाद कंटेनर ज़्यादा है, मोबाइल सर्विस बंद है, आप अपने चैनल में नहीं जा सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, कारोबार नहीं हो सकता, स्टॉक एक्सचेंज बंद होता है, कुछ नहीं होगा। लेकिन एक रोड दामन को खुला है क्योंकि CM साहब आएंगे तो इस रोड से हमें उसको वापस लेके जाना है। नहीं तो
क्यों कंटेनर लगा के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं? उनका आईनी हक है एहतजाज करना, तो क्यों नहीं करने दिया? मैं कहता हूँ कि उनको आना चाहिए था। आप बोलते आपने आप आए F9 पार्क में, आपने करना जलसा करें, आपने डी चौक पे करना करें, अपना जलसा करें, जाएं, कोई चीज़ भी होगा हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। कुछ भी ना होता। वो तो चाहते हैं कि आप ऐसे करो, वो मिले हुए थे आपस में। अच्छा ये बताएं कि अगर इस्लामाबाद से कोई शख्स पेशावर आता है तो दरमियान में 12 ज़िले उसे मिलते हैं जहाँ से वो गुजर के यहाँ तक पहुँचे? जो उनके सहूलतकार थे, जो उनको गाइड कर रहे थे ना, उनको बता रहे थे वो असल में दामनिको की पहाड़ी में 12 मोड़ है, तो उनके फ़लाँ ज़िले पहुँच गया, फ़लाँ ज़िले पहुँच गया, फ़लाँ ज़िले। मुझे पता दामनिको का तो हमारा सुबह शुरू हो जाता है। अपने सुबह में भी CM कहते मैं 12, पहले कहते कुछ भी नहीं था, बटवा भी नहीं था, बाद में रसीदें भी दिखाते मैं तो पैसे भी देखे। रास्ते में उसको कहीं से वो, ये तो अमेरिकन फिल्मों में ऐसे नहीं होता है, कोई हॉलीवुड में बॉलीवुड में नहीं हुआ कि कहीं रास्ते में कोई क्रेडिट कार्ड किसी का मिल गया हो और वो पिन आपने पिन कोड डाल दिया। तो अच्छी कॉमेडी फिल्म है। कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर विकेट की दोनों साइडों पर खेलते हैं आराम से। मैंने आपको बताया नहीं कि रास्ता दे देते हैं। इस्लामाबाद से कहते हैं कि ये हमारा काम है, अपने पास करना, ये बिल पास करना, ये बिल पास कराना, ये बिल पास हो जाते हैं। इस्लामाबाद की जो भी हमें टास्क मिलते हैं हम विद इन मिनट्स कर लेते हैं। सूबे के मामलात गंडापुर साहब चला रहे हैं या बुशरा बीबी? अब तो गंडापुर साहब चला रहे हैं, क्योंकि पहले तो बुशरा बीबी जब इधर थी तो वो कुछ ना कुछ उन्होंने जब आके देखा कि यहाँ पे तो चीज़ें और हैं, और इनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान जितना भी जेल में रहें हमें फ़ायदा है, क्योंकि जो लूट मार हो रही है तो कोई ना कोई बंदा कोई महीने में चला जाता है, बताता है खान साहब को ये लूट मार हो रही है। बाकी तो ये सारा चीज़ जो है चल रही है लूट मार, वो तो खुश हैं। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी पर तो CM हाउस में मिठाई तकसीम की गई कि जान छूट गई, चली गई यहाँ से, क्योंकि वो जो लोग जो इनके डसे हुए थे वो बुशरा बीबी के पास जाते थे। वो बोलती थी आपने तो कमीशन में हमें इतने पैसे दिए, आपने तो इतने पैसे खाए हैं, तो हमारे पैसे लेके आओ। तो बड़ा रोज़ाना जो है हमारे पड़ोस में थे तो दीवार की उस तरफ थे, इनको तो दीवार की उस तरफ भी नज़र आ रहा था, लेकिन हमें आवाज़ें आ रही थी। यहाँ पे हमें KP असम्बली में फॉरवर्ड ब्लॉक की बहुत सारी हमें खबरें सुनाई देती हैं, आपके पास क्या रिपोर्ट्स? फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, ओरिजिनल ब्लॉक है। बहुत से लोग जो है इस वक्त करप्शन की वजह से जो नौकरियाँ बिक रही हैं, जिस तरीके से कमीशनें ली जा रही हैं ठेकों में, जिस तरीके से मनी ट्रेल जो है वो फ्रांस जा रहे हैं, फ्रांस बड़े पैसे गए यहाँ से और चीज़ें हो रही हैं। तो कह रहे थे हमें तो खान साहब ने सबक दिया था इंसाफ का, दयानतदारी का, फ़लाँ चीज़ का, ये क्या हो रहा है? तो वो लोग बिल्कुल इस पे जो है ना लोग हैं कि पता नहीं ये कौन सी ईमानदारी और दयानतदारी है जिसमें इस किस्म की करप्शन जो कि पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुई। जिरगा हॉल में PSF के वफद से मुलाकात की और तलबा के मसाइल सुने। तलबा वफद के साथ ग्रुप फोटो बनवाई। गैलरी में आवेज़ा सूबे के साबिक गवर्नर्स की तस्वीर भी दिखाई। ये जो मखसूस सीटों वाला केस है उसका जब फैसला आता है तो उसके बाद यहाँ KP असम्बली में कोई तब्दीली के इम्कानात आपको दिखाई देते हैं? देखिए अब तो देखना पड़ेगा कि उनका फ़ैसला क्या आता है। जो मेरे ख़्याल में, और जो मैं पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट या आप बोलें लॉ के स्टूडेंट, ये सीटें तो बनती अपोजिशन की जमातें की यहाँ पर, क्योंकि PTI के तो कोई इलेक्शन ही नहीं लड़े, और वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो जो था उनकी बाद में उसका अपना जो पार्टी का हेड है वो खुद उस पर अपनी पार्टी पे एतमादी से आज़ाद लड़ा था। तो लेट्स सी क्या डिसीजन आता है। उसके बाद डेफिनेटली अपोजिशन के नंबर बढ़ेंगे। सेनेट का इलेक्शन भी हमारा अभी तक पेंडिंग है, वो भी होना है। उसके बाद फिर देखते हैं कि असम्बली है, जमहूरियत है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनते हैं, कोई नंबर पूरे होते हैं। हर किसी के जमहूरियत का अगर नंबर पूरे होते हैं अपोजिशन के, यहाँ पर उनका हक बनता है कि वो दम एतमाद कर लें। अगर वफाक में अपोजिशन के नंबर पूरे होते तो हमारी हुकूमत भी कर सकते हैं, हमने जैसे माजी में किया था। तो ये तो जमहूरी हक हर किसी का कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का इस हुकूमत में क्या अमल दखल होगा? क्या उनका वज़ीर आला आ सकता है? देखिए तो फ्यूचर की बात है ना। फ़िलहाल तो ये PTI समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब हमारा सियासी मसीहा है, हम इससे निकालेंगे। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है जो हम कहते थे, तो यही है ना। जो लोग स्टेज पे खड़े हो के मौलाना साहब के ख़िलाफ़ नारे, गालियाँ, गलम लोच, आज वही जो है उनके पाँव पड़ते हैं, रोज़ाना उनके पाँव दबा होते हैं कि हम इस गर्दाब से निकालें। वही महमूद खान जगजी जिसकी इमरान खान जो है वो किस किस्म के उसके वो बनाता था और क्या क्या बातें करता था उनके मुतल्लिक़, ये फ़लाँ, ये जो है जो इनके साथ मिलता है वो फ़रिश्ता बन जाता है, जो इनके ख़िलाफ़ होता है वो सबसे बड़ा जो है ना। परवेज़ इलाही के साथ क्या क्या कुछ करते थे। फिर परवेज़ इलाही बहुत अच्छा बंदा बन गया, और आज देखें परवेज़ इलाही ने उनके लिए शायद कुर्बानी भी दी। परवेज़ इलाही ने शायद कोई जेल ज़िंदगी में कोई जेल गुजारी तो इमरान खान के लिए दी। तो
जब टाइम आएगा तो फिर डिसाइड होगा कि अपोजिशन में क्या होता है क्या नहीं होता, कौन वज़ीर आता है कौन नहीं, तो बात की बात है। लेकिन मौलाना फजल रहमानी बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, उन्होंने चुन चुन के पीटीआई वालों से बदले लिए। जो कहते थे ना इसको मौलाना कहना भी गुनाह है, इसके पीछे नमाज़ें भी नहीं होती, तो उसके पीछे नफलें भी पढ़ रहे थे और तरावी भी पढ़ रहे थे और पता नहीं अफ्तारें भी कर रहे थे और सहरें भी कर रहे थे, सब कुछ नहीं कर रहे थे। तो अब बताएं, इमरान खान बता देना कि अब वो क्या है। ये भी तो हो सकता है कि पीटीआई के जो लीडर्स हैं ये अपने तौर पे मौलाना फजलुर रहमान साहब से प्यार की पींगे बढ़ा रहे हों, खान साहब इससे इत्तफाक ना करते हों। खान साहब कहते हैं मुझे नारो मिल जाए चाहे जिस तरीके से भी मिले, मैं जिसके साथ पींगे बढ़ा लूँ, जिसके पाँव पड़ जाऊँ, एक दफ़ा मैं बाहर निकलूँ, उसके बाद वो हर किसी के साथ, अब हर चीज़ उनके लिए हलाल है। नहीं तो खान साहब एनआरओ मांग रहे हैं, तो और क्या मांग रहे हैं, हर बात पे नारो मांगते हैं। खान साहब पे तो इल्ज़ाम लगाया जाता था कि ये को मंशियात इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब ये देख लें कि वो इतने अरसे से जेल में बड़े पुरसकून तरीके से जेल गुजार रहे हैं, बड़े बाइज़्ज़त तरीके से जेल गुजार रहे हैं, तो वो जो इल्ज़ाम लगाते थे वो तो गलत साबित नहीं हो। पाकिस्तान की जेलों में क्या कुछ नहीं होता, आप तो लाहौर में रहते हैं, आपको ज़्यादा पता होगा। तो ये चीज़ें तो जेल में हो, तो मुझे नहीं पता कि वो इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते, इल्ज़ाम थे, लेकिन अगर वो करना चाहें तो जेलों में ये सहूलत मुयसर हो जाती है कभी ना कभी। लेकिन इतना हाई प्रोफाइल कैदी जिस पे इतनी सर्वेलेंस हो रही हो, उसको तो नहीं पहुंच सकती। सब कुछ हो सकता है पाकिस्तान में, कोई होते वो चीज़ें हो जाती, लेकिन शायद मैं भी ना करता हूँ या करता हूँ, लेकिन बहुत सी चीज़ें कहते ये करते थे, और अगर आप कुछ करना चाहें तो चीज़ें हो जाती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल को आईनी करार दिया, तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं समझता हूँ कि सिविलियन कोर्ट को भी अगर आप स्पेस देंगे तो चीज़ें होंगी। जो 9 मई का हुआ है ये कोई आम वाक़या नहीं है। आपके GHQ पे, आपके कोर कमांडर हाउस पे, आपके शोहदा के मोनूमेंट्स पे, आपके यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर जो हमारे वो रेडियो स्टेशन है, किले हैं, मोटरवेज़ के हुए हैं, उनको जिस तरीके से बेदर्दी से, जिस तरीके से उन्होंने उनको आग लगाई है, तबाह किए हैं, बर्बाद किया, आप मुझे बताएं कि आप वो कहेंगे ये बहुत आम चीज़ है। फिर अगर आपके सिविलियन कोर्ट इस किस्म के फ़ैसले देंगे जो 6-6 साल और 10 साल फैसले ना हो, तो फिर आप कहेंगे कि आर्मी कोर्ट्स ना बने, आर्मी की चीज़ें। इन्हीं कोर्ट्स को तो इमरान खान ने सबसे पहले उसकी वकालत कर रहा था अपनी दौर हुकूमत में। इन्हीं के लोग खड़े होकर कह रहे थे जी ऐसे होना चाहिए। जब एक चीज़ मिलिट्री रिलेटेड है तो मैं समझता हूँ कि उसके मिलिट्री कोर्ट में होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि ट्रायल स्पीडी होने चाहिए, ताकि अगर कोई मुलव्वस है, जो भी मुलव्वस है, उनको सज़ा होनी चाहिए, और जो मुलव्वस नहीं है उनको छोड़ देना चाहिए। क्या 2024 के जो इलेक्शंस थे मुनसिफाना थे? देखिए, पाकिस्तान के इलेक्शंस में हर इलेक्शन में जो है वो कुछ ना कुछ फ्लॉज डेफिनेटली होते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एक सूबे में इलेक्शन हलाल है और 3 सूबे में हराम है। मैंने पहले ही कहा था कि जब PTI को पता चलेगा कि इनके अंदर मीर सादिक और मीर जाफ़र कौन है, तो फिर सब कुछ ही हो। मैं तो यही कहा था कि इनके कैंडिडेट्स को जानबूझ के हमारे CM साहब जो है वो अपने सहूलतकारों के साथ बैठ के विकेट के दोनों तरफ जो खेलते हैं, उसने अपने एक नक्शा खींचा था कि इन लोगों को साइड पे करो ताकि मैं CM बन जाऊँ और आपके सारे काम मैं करूँगा। तो आज वो खुद कहना है कि शहराम को और आतिफ को और असद कैसर को मैंने क्यों हटाया, क्योंकि खान ने कहा था कि ये बड़े पत्नी क्या उन्होंने लकब दिया था, तो उनको भी टिकट नहीं दी। और जो यहाँ पर पेशावरी कैंडिडेट्स उनको कहा कि इनको भी साइड पे कर दो, जो कि झगड़ा साहब थे और कामरान बगड़ साहब थे, सब उन लोगों को साइड पे के जो इनके मुकाबले में कैंडिडेट आ गए थे कि CM के होंगे, और फिर आगे ख़ुद जो है वो बन गया। मौलाना फजल रहमान कहते हैं मेरे हक़ पे डाका डाला गया। अगर मौलाना फजल रहमान के हक़ पे डाका डाला गया है तो माल गनीमत तो PTI को मिले, तो PTI तो पहले अपना माल गनीमत मौलाना साहब को वापस करे जब उसको अपना रहबर बनाना चाहते हैं और रहनुमा बनाना चाहते हैं। आज भी मैं कहता हूँ, आपको इलेक्शन 2024 पे एतराज़ है, फ़ौरन हमारा पार्लियामेंट है, आए पार्लियामेंट में चोर दरवाज़ा बंद करते हैं, वरना अगला फिर इलेक्शन आएगा, फिर जमातें चीखेंगी कि मेरे साथ धांधली हो गई है। जो हुकूमत में बोलेंगे सब ठीक है, जो अपोजिशन में वो बोलेगा। हम कहते हैं कि ऐसा इलेक्शन होना चाहिए जिसको अपोजिशन और हुकूमत दोनों माने। KP ऐसा सूबा है जहाँ पे कभी भी किसी पार्टी को इन्होंने दूसरी बार मैंडेट नहीं दिया था, तो यहाँ PTI को मुसलसल 3 बार मैंडेट कैसे दे दिया गया है? ठीक है ना, ये आप ये नहीं कह सकते कि ये जो आवाम ने दिया गया है। MMA किधर है आज? MMA जब बनाई गई थी दुनिया को दिखाने के लिए कि यहाँ पे अगर हमें सपोर्ट नहीं किया तो मिलिटेंट्स आ जाएंगे, फलां जाएंगे, वो MMA जिसने 80 सीटें 70-80 सीटें कौमी असम्बली में जीत गए और सूबाई सब यहाँ पे हुकूमत बनाई। मैंने कहा कि आप एक एनालिसिस कर लें, 2002 के इलेक्शन में जब MMA आई थी, उससे पहले और उसके बाद आप सीटें निकाल लें जमीयत की, जमात इस्लामी की और जो भी जमातें थी, उनकी एवरेज सीटें निकालें कितनी जो जीते हैं कभी ज़िंदगी में। पहले भी वही सीटें थी जो आज उनकी एवरेज ऊपर नहीं चाहिए। वो एक अनयूजुअल वो था कि 2002 में उनको जो
कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बली में भी पत्नी और बलूचिस्तानी असम्बली में भी कैदी थे। उस वक्त के कंपैरिजन अगर आप करें और इस वक्त के बाद 2002 को माइनस कर लें तो चीज़ होंगी। तो यहाँ पर भी जो है ये हुकूमत जो है ये हमेशा दी जाती है। तो सारा जो निगरान सेटअप था वो तो इनके खिलाफ था, किसने फिर इनको सीटें दे दी? कौन निगरान सेटअप के खिलाफ था? जो जिस देखिए 3 महीने के लिए जो लोग आते हैं उनको अपना चपड़ासी चाय भी मर्जी पे देते हैं। उनको पता है 3 महीने बाद तो साहब ने चले जाए, मैं तो परमानेंट इधर रहने और साहब आएगा। हमने तो निगरान चीफ मिनिस्टरों को भी सुना था ना कि मैं वोट कास्ट करने भी नहीं जा सकता। बलूचिस्तान का एक CM था, कौन से साल में था गालिबन, इससे पिछले में था 2013 में था, जब भी था मैं उसका एक TV चैनल पर इंटरव्यू देखा था कि मुझे इलेक्शन के दिन छोड़ा नहीं जाता कि मैं जाके वोट कास्ट कर लूँ। तो यह आपको पता नहीं पाकिस्तान में सरकारी मुलाजिम रिटायरमेंट पे आते तो जो बार वो कहता है जी साहब तुसी तो जा रहे हो, मैं थी थेराने नवे साहब नाल। 3 महीने के लिए जो आते हैं उनके साथ ऐसे ही होता है कि बस ठीक है अब आप अपना टाइम पास करें। आपके अपने ज़िले में अमन अमान की क्या सूरत हाल है? क्या आप वहाँ पर बतौर गवर्नर खुद कंफर्टेबली घूम फिर सकते हैं? देखिए ओवरऑल सिचुएशन देखा जाए डी खान में तो कोई सिचुएशन, आज मैं गवर्नर बनने से पहले भी, इलेक्शन से पहले भी मैंने पहले ही कहा था कि हमारे हालात ख़राब हो, लेकिन लोग मानते नहीं थे। हम चैनल पे जाते थे तो एंकर्स हमसे जो है वो इस चीज़ को भी नहीं मानते, थोड़ा सा बाद में मजाक करते कि यार नहीं है आप ऐसी PTI के ख़िलाफ़ ऐसी बातें करते हैं। तो हम दूसरे भी कहते हैं आज भी ब्लैकआउट तो होगा सुबह खैबर ख्वाह का, आप लोग TV पे मत करें, लेकिन आप सोशल मीडिया तो बंद नहीं कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं बंद कर सकते। शाम को व्हाट्सएप ग्रुप में बैठे हैं, हमारे इलाकों के व्हाट्सएप ग्रुप में ये फ़लाँ रोड बंद हो गया, फ़लाँ ये हो गया, फ़लाँ ये हो गया, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो आप मुझे बताएं कि ये चीज़ें इस वक्त भी जब CM कहे कि मैं भत्ता देता हूँ, ठीक है, मौलाना फजल रहमान मैं कहूँ कि हम असर के बाद शाम के बाद कोई घूम नहीं सकते, तो हालात ठीक है, हालात तो ख़राब है। एक गवर्नर भी असर के बाद वहाँ पे नहीं कंफर्टेबली घूम सकता? मगर देखिए आप घूम सकते हैं अगर आप 20 पुलिस की गाड़ियाँ साथ लेकर घूमें और ये करें, और मैंने ज़बरदस्ती घूमने ज़बरदस्ती, मैं कह रहा हूँ कि आवाम की मैं बात कर रहा हूँ। आमिर लियाकत की टिकटॉकर बेवा के खामंद हकीम शहजाद लोहा पार्क जो है, उन्होंने कौन सा ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया कि खैबर पख्तूनख्वा के मुअज़्ज़ज़ गवर्नर उसको मेडल पहना रहे? मैं तो ख़ुद उसको जानता नहीं था। मुझे ज़मूर ख़ान ने फ़ोन किया, हमारे बड़े मोहसिन हैं, भाई भी हैं, कि जो अभी जंग हुई तो उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं अवार्ड देना चाहता हूँ उस हवाले से, जिन्होंने अपने एक रोल प्ले किया सोशल मीडिया पे, या वो हैं क्या नाम है, इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो अगर आप मेहरबानी करके आ जाए। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो मुझे ख़ुद भी उनका नहीं पता, बाद में मुझे लोगों ने बताया तो ये जो है मेजॉरिटी लोग जो उधर आए थे उनको, मेजॉरिटी को मैं इक्का दुआ के अलावा तो मैं जानता ही नहीं था। तो बाद में मुझे पता चला, फिर मैं ज़मूर ख़ान को फ़ोन किया, मैं किन लोगों को आप जो है ना अवार्ड दिलवा रहे हैं, इन्होंने कौन सा जंग में कोई करिश्मा दिखाया। तो मैं कहा अब ये है कि हम आइंदा पूछेंगे आप किन को अवार्ड दे रहे हैं, फिर उसके बाद समझाएंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में से ज़्यादा बेहतर वज़ीर आज़म कौन है? शहबाज शरीफ मैं समझता हूँ कि अच्छे चीफ मिनिस्टर थे और नवाज शरीफ अच्छे प्राइम मिनिस्टर मेरे ख्याल में थे। लेकिन अभी भी हम उनके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ अपनी पूरी कोशिश करता है कि चीज़ें हों, ठीक हों, टीम उनको सपोर्ट करे। मुझे लगता है कि कहीं पे टीम उनको डंडी मार रही होती है, जिस तरीके से वो काम करना चाहते हैं उसकी टीम उसके साथ उसको सपोर्ट नहीं कर रही। जो काम जो उसका जो मतलब है कि जिस लगन के साथ, जिस स्टाइल के साथ ये है, तो वो स्पीड मारना चाहते हैं, उसकी टीम उसको कहती है कि नहीं थोड़े ब्रेकों पे पहुँचो। KP में तवील अरसे से सूबा हज़ारा की जो तहरीक चल रही है, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? नहीं, एक ज़माने में चल रही थी, उसके बाद ख़त्म हो गई, ख्वाहिश है लोगों की। लेकिन अगर इस मुल्क में अगर सूबे अपने बनाने, इस तरह कराची वाले कहते हैं कि हमारा सूबा होना चाहिए, सराइकी वाले अपना सूबा बनाना चाहते हैं, पोटोहारी अपना सूबा चाहते हैं, हर कोई उठ के कहता है अपना मेरा सूबा हो। फाटा का पहले यह था कि अलग सूबा दे दिया जाए फाटा को भी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब भी अगर इस मुल्क में ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी और हुकूमत समझती है कि हमने नए सूबे बनाने, तो उसके लिए कमीशन होना चाहिए। फिर एक सूबा नहीं होना चाहिए, फिर पूरे पाकिस्तान में एक बाकायदा एक सर्वे होनी चाहिए, या एक बैठ के इस पे सोचना चाहिए कि हम इस मुल्क में कितने और सूबे बना सकते हैं। सूबे बनाना आसान है, लेकिन उनके डिवीज़न, उनके वेनेसी अवार्ड, उनको सेंड की सीटें देना, उन्हीं हिसाब से देंगे जितना बाकी सूबे में, उसको कट करेंगे या ऐड करें, जो भी करें। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, उनके वसाइल, कैसे वो सूबा जो है वो रेवेन्यू जनरेट करेगा, कैसे वो चलेगा। तो मैं समझता हूँ वंस फॉर ऑल ये फिर एक कमीशन होना चाहिए, जिसमें फिर पूरे पाकिस्तान में डिसाइड होना चाहिए कितने सूबे बनने चाहिए, न कि फिर आप हज़ारा कहें या सराइकी कहें या जो भी जनूबी पंजाब कहें, या फिर आप जो है वो पोटोहार कहें जैसे। पीपल्स पार्टी के किस रहनुमा से आपकी सबसे ज़्यादा दोस्ती है? बहुत से रहनुमा के साथ दोस्ती में
मेरे साथ बहुत ज़्यादा जो है दोस्ती जो है मैं समझता हूँ कि बीच में हमसे चले गए थे, लेकिन दोस्ती हमारे बड़ी। नदीम चंद साहब है मेरे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ भी एक अच्छा ताल्लुक़ है, खुर्शीद शाह साहब और कैरा साहब के साथ भी, हर उनके साथ अपने लेवल पे एक कम्फर्टनेस है मेरे ख्याल में। मुखालिफ जमातों में आपके दोस्त कौन कौन से हैं? क्यों उनको पार्टी से निकलवाना चाहते हैं? अब पीटीआई के किसी का नाम ले तो बेचारे पार्टी से फारिग हो जाएंगे। मिलते रहते हैं हम, गपशप भी मारते रहते हैं ऑफ कैमरा, वो बिहाइंड कर्टन्स चीज़ें। तो ऐसे तो मुस्लिम लीग के भी काफ़ी हमारे मतलब है कि तारिक फजल चौधरी साहब हैं, बाकी जितने भी हैं इज़्ज़त एहतराम से मतलब है कि पेश आते हैं, इज़्ज़त भी करते रहते हैं। जमीयत मौलाना फजल रहमान के साथ मेरा अच्छा ताल्लुक़ है, एक इज़्ज़त का हमारा रिश्ता है, उनके भाइयों के साथ है। अमीर मकाम साहब के साथ भी मतलब है कि अगर आप कहें, शेरपो साहब के साथ अपना एक अपना, साजुलक साहब के साथ अक्सर हफ्ता 10 दिन बाद हमारी फ़ोन पे बातचीत होती है इस हवाले से कि सूबे को कैसे हो करें। पीटीआई के नाम मैं नहीं ले सकता क्योंकि उनके लिए मुश्किल हो जाएंगी। सूबे में आप ज़्यादा पॉपुलर हैं या गंडापुर? ये तो मैं उसकी कंपैरिजन नहीं कर सकता, ये तो आप खुद ही कर ले कि क्या कौन पॉपुलर कौन नहीं है। लेकिन मैं कम से कम वो है कि वो आप लोगों के लिए तो वो पॉपुलर हो क्योंकि वो डायलॉग बहुत, पंजाब वालों को डायलॉग ये सुल्तान रई वाले बड़े पसंद होते हैं। मैं डायलॉग कम से कम नहीं मारता, वो डायलॉग मारते रहते हैं और ऐसे ही मतलब है कि, लेकिन पॉपुलैरिटी पे कोई डिपेंड नहीं करता क्या चीज़ें। लेकिन वो ये अच्छी बात है, अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि क्या वो हमेशा मैं उनका मशहूर हूँ कि मेरे सोशल मीडिया को बहुत फॉलो करते हैं। वो कहते हैं यार टिकटॉक बनाता है, घूमता रहता है, फिरता रहता है। मैं अगर आपको कोई नहीं बुलाता सूबे से बाहर तो मेरे तो इस पर कोई वो नहीं है। अगर आप मुझे कहते तो मैं किसी पंजाब या सिंध के दोस्तों को बुलाऊंगा, आपके दावत दे दें। अगर आपको बाहर कोई नहीं बुला रहा तो मैं तो इस पे तो कोई वो नहीं है। टिकटॉक आप भी ज़्यादा बने, किसी ने मना तो नहीं कि आप टिकटॉक ना बने, तो अच्छी बात है। मेरे सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, मैं उसका मशहूर हूँ। क्या गंडापुर साहब बतौर वज़ीर आला 5 साल पूरे करते दिखाई देते हैं? मुझे तो नज़र नहीं आ रहे सितारे उनके गर्दिश में, तो बाकी तो उनकी पार्टी के ऊपर डिसीजन वो 5 साल से पूरे करवाते हैं या नहीं, लेकिन हालात मुझे ऐसे नज़र नहीं आ रहे। अब आलूद है मौसम थोड़ा। खान साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या देखते हैं? पाकिस्तान में कोई भी सियासत की प्रेडिक्शन आप फ्यूचर की नहीं कर सकते, क्या चीज़ नहीं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो खान साहब के साथ हमेशा लोग डेपुटेशन पे होते हैं। मैं जब पोजीशन में था तो मैंने कहा कि जब डेपुटेशन लोगों की ख़त्म होगी, वापस जब जाएंगे अपने पेरेंटल डिपार्टमेंट में और नई डेपुटेशन को मिलेगी तो वो आपके लोग ऐसे ही होंगे। और दूसरी मैं हमेशा कहता हूँ कि ये पार्टी जो है ना, ये प्री पेड पार्टी है, पोस्ट पेड नहीं है। बैलेंस ख़त्म होगा तो कार्ड ख़त्म, तो आपको कॉल वो या सहूलत मैसर नहीं होगी कॉल मिलाने की। तो वन मैन शो है, उन्हें पार्टी डेवलप ही नहीं की है। खान साहब की पस पर्दा डील की अफवाहें बहुत ज़्यादा आजकल गर्दिश में है, आपके पास क्या खबर है? ये अपने लोगों को एंगेज करने के लिए, वर्करों को एंगेज रखने के लिए बहाने बनाते हैं कि जी पहले बोल रहा था कि एब्सोल्यूट नॉट, अमेरिका जाते थे बोलते थे फ़ौज ने हमें निकाला है, यहाँ पर आते थे वो तो अमेरिका निकाला है। फिर उन्होंने कहा कि दुआ करे ट्रंप आ जाए, ट्रंप हमें जो है वो इस हुकूमत से निजात दिलाएगा, और फिर खान साहब आएगा और फिर हम आपको अमेरिका की ग़ुलामी से इजाज़त दिलाएंगे। ठीक है, तो ये उनका एक जो है वो एक फार्मूला है। ठीक, और जो अमेरिका के ख़िलाफ़ थे उनकी मेजॉरिटी लोग तो अभी पनाह भी अमेरिका में लिए बैठे हैं। तो यही उनका जो है, मैं नहीं समझता पस पर्दा। वो बड़ी कोशिश करता है किसी तरीके से मुझे नारो मिल जाए, मुझे मौका मिल जाए कि हाफिज़ साहब के पाँव पड़ जाऊँ किस तरीके से, तो अभी तक उनके हाथ नहीं पहुँचे उनके पाँव तक। सूबे भर से आए लोगों से मुलाकात की और उनके मसाइल पर अहकामात जारी किए। गवर्नर हाउस का तारीखी इंपीरियल रूम भी दिखाया, जिसमें कायदे आज़म समेत बहुत सी अहम शख्सियात रिहाइश पजीर रह चुकी हैं। सर अब थोड़े हल्के फुल्के सवाल हो जाए। शादी अपनी पसंद से की या घर वालों की पसंद से? हमारी खुशकिस्मत ये है, आप समझेंगे, फैमिली हमारे नॉर्मली जो है हमारे कज़न मैरिज होती है और मेरी फूफी की बेटी है। बचपन में किसके ज़्यादा करीब थे, वालिद साहब से या वालदा से? वालिद साहब के। क्या बर्दाश्त कर सकते हैं, गुस्सा या भूख? दोनों। गुस्सा ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो है वो टेम्पर लूज़ ना करूँ, ख़ासकर आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा वास्ता रहता है, तो मेरी कोशिश होती है बड़ा कूल माइंडेड प्रोग्राम को। कभी भी कोई ऐसा होता है, आप जो है ना फुल टॉस बॉलें मारते हैं कभी आप एंकर्स, तो कोशिश करता हूँ कि मैं टेम्पर लूज़ ना करूँ। और मैं बहुत कुछ सीखूँ जब मैं डिप्टी स्पीकर था, क्योंकि आप लंबे लंबे सेशंस जो है ना वो जो है सुनना पड़ता था, बोल नहीं सकते थे। और भूख ये है कि मैं सुबह नाश्ता करता हूँ, वो भी कोई हैवी नहीं होता, अब जैसे पाए शाही लोग खाते हैं, लेकिन मैं 1-2 टोस्ट या अंडा
और रात को खाना खाता हूँ, बीच में बस चाय कॉफ़ी चलती रहती है। तो आपकी खूबसूरती का राज जो है वो इसमें है। हाँ, कोई फेयर लेवल ही नहीं खाता, ये कुदरती है। खाने में क्या पसंद करते हैं? खाने में मुझे ज़्यादा जो है ना दाल गोश्त और आलू गोश्त, और फिर हमारी एक स्पेशल डिश है डी खान में बनती है, सोबत उसको कहते हैं, ज़्यादा वो मुझे पसंद है। और ये कभी कभी हम लाहौर आते हैं तो हम ये पाए माए निहारी कराची में भी एक है और इधर भी है, तो जब वो हम जाते हैं तो हमारी 6 महीने बाद साल बाद कहीं बाहर गए तो ये ऐश होती है, पाए खा लिए, ये खा लिए। तो वो वाले खाने तो आपको बड़े स्पाइसी लगते होंगे। नहीं स्पाइसी, लेकिन ये है कि वो हम जैसे हम सियासी लोग हैं, हम जो वीकेंड पे जो है ना हम 4-4 6-6 वलीमे भी अटेंड करते हैं, लेकिन वो ये कि 1-2 चम्मच ले लिए फिर अगले पे। कभी कभी ऐसे भी होता है कि आखिर में मैं घर में खाना पड़ता है तो वो चीज़ें। कभी ऐसे भी होता है कि मेहमान कोई आ जाते हैं, उनके साथ दोपहर को भी खाना पड़ा चीज़ होती है। लेकिन कोशिश मेरी अपनी ज़ाती कोशिश होती है कि मैं ज़िप हूँ पे ज़्यादा वो ना हो, क्योंकि वज़न बढ़ना भी कोई अच्छी अलामत नहीं है। फिर सारी दिन की एक्टिविटीज़, कोई स्पोर्ट्स कोई चीज़ ऐसी नहीं होती। सर्दियों में मैं सिर्फ ये है कि मैं शिकार पे जाता हूँ वीकेंड, ये मेरी एक्टिविटीज़ है कि मैं वो अपने स्टाफ से भी कह के जुम्मे तक काम, हफ्ते इतवार मैंने शिकार करना। किस चीज़ का शिकार करते हैं? मैं ज़्यादा तीतर का शिकार। मैं पहले हमारा बस्टर्ड का हम फैल्कन्स के ज़रिए करते थे, अब तो वो चीज़ें बहुत कम रह गई। हमारे केपी में शिकार के नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, ज़्यादा हम जाते हैं सिंध में या बहुत कम इलाके पंजाब में जाते हैं। बलूचिस्तान में भी लॉ एंड ऑर्डर की वजह से अब इतना ज़्यादा शिकार नहीं रहे। बेगम से किस खाने की ज़्यादा फरमाइश करते हैं? सोबत मैंने कहा, वो मतलब है कि ज़्यादा वो रमज़ान के में अगर हमारे घर में अफ्तारी हो तो पूरा महीना हम यही खाते हैं। ख़वातीन की कौन सी खूबी है जो ज़्यादा मुतासर करती है? ख़वातीन में खूबी होती है ये तो आप भाभी से पूछे। हाँ, वो तो देखें ना, वो इंटरव्यू देखेंगे तो मैं कहूँगा कि सिर्फ मुझे अपनी जो है ना बेगम के अलावा कोई खूबी पसंद नहीं है फिर भी मेरे नंबर नहीं बनेंगे ये क्रेडिबिलिटी ख़राब है। इसमें ख़राब है, देखें टाइम नहीं दे सकते हैं सारा जो है ना। कभी वो अक्सर मुझे कहते हैं आप नींद कैसे, मैं नींद गाड़ी में पूरी करता हूँ। यहाँ से जब जाता हूँ फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद या कहीं, तो यहाँ सोता हूँ, वहाँ पे उठता हूँ, और फिर इस्लामाबाद गए, घर उधर और एक्टिविटीज़ होती हैं तो घर को टाइम जो है ना बड़ा मुश्किल से देना पड़ता है। फिर मैं उनको हाईजैक करके पेशावर लेता हूँ ताकि इधर भी फिर वही रूटीन होती है रात को भी जो है ना। तो कोशिश करते हैं कि उनको खुश रखें, तो लेकिन उनकी भी बड़ी मैं समझता हूँ कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि वो भी एडजस्ट हालात के साथ करती हैं। हाँ। सियासतदान ना होते तो क्या होते? अच्छे इंसान होते कोई लॉ मैंने किया तो मैं लॉ प्रैक्टिस करता हूँ। कौन सी नसीहत है जो सबको करते हैं? नसीहत मैं समझता हूँ कि चीज़ें हमारे पॉलिटिकल हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, मैं कहता हूँ कुछ चीज़ें आप अपनी मेहनत से करते हैं, कुछ चीज़ें आपके नसीब से फिर होती हैं। एक खत है आपकी मेहनत की, और जब आपकी वो हद ख़त्म हो जाए मेहनत की, फिर आगे आपका नसीब चलते हैं। तो बहुत से लोग हैं जो बड़ी मेहनत बड़े अच्छे करते हैं, लेकिन शायद उनके नसीब नहीं चलते हैं। जो लोग नॉर्मल होते हैं, मेहनत करते हैं, एक जगह तक पहुँचते हैं, फिर आगे उनके नसीब लड़ते हैं। तो नसीब मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। कभी फ़ारग वक्त मिले तो कैसे गुजारते हैं? दोस्तों के साथ जो है ना कोशिश करता हूँ कि बैठें, गपशप लगाएं, टाइम पास। कोई भी अगर यहाँ पे ना हो, फिर मैं क्योंकि नज़दीक इस्लामाबाद अपने, मुझे पता है कि आज मैं रात को फारूँ हूँ, तो दोस्तों को लालच देता हूँ कि आपको कढ़ाई खिलानी है, कबाब खिला, आप इधर आ जाएँ। तो गपशप लग के फिर क्योंकि इस्लामाबाद नहीं से 1.5-2 घंटे में आ जा सकें। ज़िंदगी में अगर कुछ वापस लेने का चांस बने तो क्या वापस लेना चाहेंगे? बहुत सी ऐसी चीज़ें जिस पे बंदा कहे कि यार ये चीज़ें हों, तो वक्त तो नहीं मिल सकता वापस दोबारा। वक्त एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके पास दोबारा वापस नहीं आ सकता, और वो इस दुनिया में जिसमें हम रह रहे हैं वो बहुत जल्दी से गुजर रहे हैं। कभी नजूमी को आप दिखाया? मुझे मेरा बड़ा करीबी दोस्त है, वो बड़ा ही शौकीन है नजूमियों का, और उसको अगर आप बोल लें कि K2 की पहाड़ी पे कोई नजूमी बैठे तो वो भी पहुँच जाएगा हाथ देखने में। शौक नहीं दिखाता हूँ, कैसे अगर आप अब ऐसे कि आप हाथ दिखा लें ऐसे, तो मैं उसको दिखा दूँगा। मेरा कोई ऐसा नहीं कि मैं खुद कहूँ कि मैंने लाहौर या इस्लामाबाद या पेशावर फलां बाईबाज और मैंने हाथ दिखाने, ये चीज़ें होती भी हैं, ये नहीं कि नहीं होती, लेकिन मेरा ये नहीं कैसे मैं बिलीव उस पर बहुत ज़्यादा नहीं करता। पैसा किस्मत से मिलता है या मेहनत से? मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन किस्मत से मिलता है। ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी महसूस करते हैं? इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि ऐसा सच वो नहीं है, अल्लाह ताला का शुक्र है, तो जितना भी अदा करूँ मैं समझता हूँ कि मेरे लिए कम है। मैं जब सबसे कम उम्र तरीन डिप्टी स्पीकर रहा, फिर मैं पार्टी के मुख्तलिफ़ ऐसी ओहदों पर रहा जिस पर पार्टी ने मुझ पर एतमाद किया, और मैंने पूरी कोशिश की मैं उस पर पूरा उतरूँ। आज मुझे मतलब है कि सूबे की सबसे नंबर 1 पोजीशन है, गवर्नर मुझे पार्टी ने मुझे ये एजाज़ बख्शा है।
तो अभी मैं अगर नाशुक्री करूँ, बोले कि मुझे ये चीज़ की कमी है, तो मैं नहीं समझता कैसे मुझे नाशुक्री करनी चाहिए। किस चीज़ के बगैर घर से नहीं निकलते? कौन सा काम किए बगैर? ये तो वो चीज़ होती थी, मैं सुबह उठ के जो है ना, अगर फजर पढ़ ली हो तो मैं सुबह 2 रकात नफल पढ़ता हूँ, चाहे मैं जिधर भी हूँ उसको पढ़ के जो है मैं वो निकलता हूँ। मैं जब डी खाम में था तो मैं सुबह जो है अपना नाश्ता जो अपने वालिदैन के साथ करता था। आपका राजदान कौन है? मेरा राजदान मैं खुद हूँ। आपकी शख्सियत की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है और सबसे बड़ी ताकत क्या है? कमज़ोरी तो क्या कह सकता हूँ, कमज़ोरी क्या चीज़ हो सकती है। मेरी कोशिश होती है कि मुझे लोग अक्सर कहते हैं कि जी आप भी गवर्नर बन गए तो आप मतलब है कि ये कर रहे हैं। मुझे एक दफ़ा एक दोस्त का फ़ोन आया, किसी और पार्टी से था, और उसने कहा कि वो मैं अभी देख रहा था कि मेरे सेगमेंट के बाद आप आगे और सेगमेंट करें स्टूडियो में, तो गवर्नर बन गए तो आप स्टूडियो में जाया करें। तो मैं गवर्नर बनने के बाद तो जाऊँगा मैं। तो मैं कहा मुझे ख़ुद ये महसूस होता है कि मैं अगर किसी जूम पे, स्काइप पे, इस पे मैं अगर जब रूम में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करता, मैं भी आपके सामने बैठूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं आपके ऊपर हावी हूँ। तो मुझे ख़ुद अपना है कि मैं अगर सेगमेंट भी, क्योंकि मैं नॉर्मली सेगमेंट करता हूँ 15 से 20 मिनट का, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जिन एंकर के साथ मैंने इतने साल गुजारा है वो क्या अभी गवर्नर बन गया तो अभी हमारे पास नहीं आता। तो वो चीज़ है कि मैं, वो मेरी शायद कमज़ोरी समझ है कि मैं जाता हूँ के बाद। और मैं सबसे बड़ी ताकत ये है कि मैं टेम्पर लूज़ नहीं करता किसी उसमें भी। कोशिश होती है कि मैं किसी को ये महसूस नहीं होता कि मैं इस पे टेम्पर, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ हंसता मुस्कुराता रहूँ, ताकि जो टेम्पर लूज़ करवाने वाले हैं वो भी नाखुश रहें, नाकाम हो जाए। नाकाम है बस नाखुशी अच्छा मौसम बना सकता। अच्छा अपनी ज़ात को एक लफ्ज़ में बयान करें। अब मैं अगर राजेश बोलूँगा, बोलेंगे यार ये देखो अपने आप को मक्खन लगा रहा है, जो भी है। मैं खुश मिजाज भी कह सकता हूँ, इरादे का पक्का बिल्कुल कह सकते हैं कि है, मैं एक चीज़ जहन में बिठा दूँगा कि मैंने वो करना, बदन मैं फिर वो चाहे वो गलत है या ठीक है, मैंने फिर वो करना। इन सियासतदानों को कोई मशवरा दें। नवाज शरीफ फील्ड में आना चाहिए उनको। बिलावल भुट्टो जरदारी अब तो नहीं दे सकता क्योंकि उन्होंने अपना वज़न भी लूज़ कर लिया। फिर मेरे ये था कि यार इसको जो है ना वो ऐसे, अब वो अक्सर मैं दोस्त कहते थे कि उनको कहें कि वो वेट लूज़ करें, अब तो हम कहते हैं वेट गेन करें। अच्छा अली अमीन गंडापुर वो अकेले कुल कोई मशवरे की ज़रूरत नहीं है। मरियम नवाज़ मैं कहता हूँ कि मरियम नवाज़ चाहिए कि वो ऑर्गेनिक चीज़ें होनी चाहिए, मतलब कि जो आप करें उस पर ये फील ना हो कि आप कुछ ओवर प्ले कर रहे हैं। नेचुरल होना चाहिए, नेचुरलनेस, नीड ऑफ नेचुरलनेस मैं कहूँ। शहबाज शरीफ वो कहते हैं कि वो अपनी टीम को जो है वो जो उसके साथ काम करे उसको ज़्यादा ट्यून इन करने की ज़रूरत है ताकि उनके फ्रीक्वेंसी भी हो चलें। शाह महमूद कुरैशी को क्या मशवरा हम दे सकते हैं, वो पीर साहब हैं, उनको खुद ही अपने मशवरे ज़्यादा उसको पता होंगे कि वो क्या कर रहे हैं। चले मौलाना फजलुर रहमान साहब को दे दें। मौलाना फजलुर रहमान को मशवरा दूंगा कि वो अपने सूबे को बचाने के लिए मैदान में। परवेज़ खटक सूबे, क्योंकि वो इंटीरियर एडवाइज़र हैं, तो सूबे के अमन अमान के लिए अपना रोल प्ले करें वफाक के साथ। महमूद खान, उनको एक्टिव होना पड़ेगा पॉलिटिक्स में। वो जो है वो कुछ लोग जो है ना इलेक्शन हारने के बाद बड़े मायूसी का शिकार हो जाते हैं और एक फेज़ चले जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। देखिए इलेक्शन हार जीत तो होता रहता है, बट शुड बी ऑन द ग्राउंड। अमल वली, सूबे की बेहतरी के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल उनको प्ले करना चाहिए। शुड बी मोर एक्टिव दैन जो भी है उससे ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। आफ्ताब शेरपाव साहब को मैं कहूँगा कि अपनी एक ऐसे सूबे के वो चीफ मिनिस्टर रहे कि उनको एक किताब लिखनी चाहिए अपनी हिस्ट्री, अपने इसके ऊपर। महमूद खान अचकज़ई, संजीदा सियासतदानों के साथ वक्त गुजारना चाहिए। खान साहब, वो अपने जिम और खाने पे तवज्जो दें मेरे ख्याल में। गुलाम अहमद बिलोर जो है वो एक तारीख़ है, उन्होंने बहुत से चीज़ें देखी हैं उतार चढ़ाव। उसमें मैं क्या मशवरा, उन्होंने अपने बेटे को भी और अपने भाइयों को भी शहीद होते भी देखा है अपने फैमिली में। अब वो वन मैन आर्मी है क्योंकि वो अकेले ही इस वक्त जो है मौजूद हैं पॉलिटिक्स में, और वो पॉलिटिकल सिस्टम से भी इतने दिल बर्दाश्त हैं कि वो कंटिन्यू देखिए बहुत एक्टिव। अगर वो पेशावर में इस वक्त भी मौजूद हो, पेशावर का मुझे जो उनकी इनपुट मिलते, कोई जनाजा वो मिस नहीं करते और कोई शादी मिस नहीं करते इस एज में भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी यादें लेके जा रहे हैं। थैंक यू।